Hello everyone and welcome back to our channel Illustrate Law. Today we are going to discuss a legal landmark case. आज भी हम लीगल प्रोविजन जैसे ये केस एक मूवी जैसे देखेंगे with the help of illustrations and videos. I'm just trying to make your learning process more fun. And आज जो हम केस डिस्कस करने जा रहे हैं वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ है. This case changed the way we shop. I'll discuss the case in pieces like सबसे पहले मैं फैक्ट्स डिस्कस करूँगी, केस के फैक्ट्स क्या हैं, देन इश्यूज, मुद्दा क्या इन्वॉल्व था, आर्ग्यूमेंट्स मेड बाय द पार्टीज एंड ऑब्जर्वेशन मेड बाय द कोर्ट, कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया एंड लास्ट में कोर्ट ने क्या डिसाइड किया. तो चलिए शुरू करते हैं. आज जो हम केस करने जा रहे हैं उसका नाम है फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट साउदर्न लिमिटेड. एक फार्मास्यूटिकल सोसाइटी का काम होता है दवाइयों की सेल और फार्मेसी से जुड़े कानूनों को लागू करना एंड टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी. इस केस में बूट्स कैश केमिस्ट नाम की एक दुकान थी जिसने अपनी दुकान में एक सेल्फ सर्विस सिस्टम शुरू किया था. इस सिस्टम के तहत कस्टमर शेल्फ से अपनी पसंद का सामान उठा सकते थे और उसे कैश डेस्क पर ले जाकर उसकी पेमेंट करते थे. अब यहाँ पर लीगल ट्विस्ट आया. दुकान में कुछ दवाइयाँ जिनमें जहरीले पदार्थ यानी पॉइजनस सब्सटेंसेस थे और ये दवाइयाँ फार्मेसी एंड पॉइजन्स एक्ट 1933 के अनुसार पार्ट 1 ऑफ द पॉइजन लिस्ट में आती थी. इस पॉइजन लिस्ट में मेंशन की गई दवाइयाँ इनकी सेल एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की सुपरविजन में ही होनी चाहिए. बूट्स यानी हमारे डिफेंडेंट ने इस नियम का पालन करते हुए कैश डेस्क पर एक फार्मासिस्ट को अपॉइंट किया था जहाँ कस्टमर्स पेमेंट करते थे. लेकिन फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन यानी हमारे इंटर्न ने यह तर्क दिया कि डिफेंडेंट इस एक्ट को वॉयलेट कर रहा था. उनका कहना था कि जब कस्टमर शेल्फ से आइटम उठाता है तो सेल का कॉन्ट्रैक्ट तभी पूरा हो जाता है और उस समय कोई फार्मासिस्ट मौजूद नहीं होता है, इसलिए यह अनलॉफुल है. इसके जवाब में डिफेंडेंट ने कहा कि सेल तब कंप्लीट नहीं होती है जब कस्टमर आइटम उठाता है, बल्कि तब होती है जब वह कैश डेस्क पर फार्मासिस्ट की सुपरविजन में पेमेंट करता है और दुकानदार उस सेल को एक्सेप्ट करता है. इससे पहले कि हम कोर्ट के फैसले को समझें, आइए कॉन्ट्रैक्ट लॉ के एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. ऑफर यानी प्रस्ताव. जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ करने या ना करने की इच्छा इस इरादे से व्यक्त करता है कि दूसरा व्यक्ति भी उससे सहमति ले, उससे परमिशन ले, तो उसे ऑफ़र कहते हैं. सिंपल भाषा में कि हम किसी को कुछ ऑफ़र करें. एक्सेप्टेंस जब वह व्यक्ति जिसे ऑफ़र दिया गया है उस ऑफ़र पर अपनी सहमति व्यक्त करता है तो उसे एक्सेप्टेंस कहते हैं. और जब एक वैलिड ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो एक लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनता है. एक नॉर्मल शॉप में जब आप किसी दुकानदार से कहते हैं मुझे यह किताब चाहिए, तो आप एक ऑफ़र टू बाय कर रहे हैं. दुकानदार का उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना, जैसे कि आपको किताब देना और पेमेंट लेना, उसका एक्सेप्टेंस होता है. इस एक्सेप्टेंस के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है. इस केस में जो मेन इशू था वो ये था कि क्या दुकान में सामान की प्रदर्शनी यानी डिस्प्ले ऑफ गुड्स एक ऑफ़र टू सेल था या एक सिर्फ इनविटेशन टू ऑफ़र था. यह समझना बहुत ज़रूरी है कि इनविटेशन टू ऑफ़र सिर्फ एक तरह का इनविटेशन यानी निमंत्रण होता है कि आप आएँ, ऑफ़र करें. यह खुद में कोई ऑफ़र नहीं होता है. फार्मास्यूटिकल सोसाइटी प्लेंटिफ का तर्क था कि डिस्प्ले ऑफ गुड्स एक ऑफ़र था और ग्राहक यानी कस्टमर का शेल्फ से सामान उठाना ही उस ऑफ़र की एक्सेप्टेंस थी, जिससे कॉन्ट्रैक्ट बन गया. डिफेंडेंट ने यह कहा कि डिस्प्ले ऑफ गुड्स सिर्फ एक इनविटेशन टू ऑफ़र है. जब कस्टमर आइटम लेकर कैश डेस्क पर आएगा तब ऑफ़र टू बाय होगा और दुकानदार का पेमेंट लेना उसका एक्सेप्टेंस होगा. तो यहाँ कोई वॉयलेशन नहीं हुआ है. सामान जो है वो एक फार्मास्यूटिकल सोसाइटी के नियम के अनुसार एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की सुपरविजन में ही खरीदा जाता है. कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन एंड जजमेंट. कोर्ट ने बहुत ही लॉजिकल रीजनिंग दी. उन्होंने कहा कि अगर फार्मास्यूटिकल सोसाइटी की बात मान ली जाए तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं. फर्स्ट, कस्टमर कुड नॉट पुट द गुड्स बैक, यानी एक ग्राहक सामान वापस नहीं रख सकता क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बन चुका होगा. अगर कॉन्ट्रैक्ट तब पूरा हो जाता तो कस्टमर शेल्फ से आइटम उठाता तो वह अपना मन नहीं बदल सकता. दुकानदार यह कह सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट तो बन चुका है और अब आपको यह आइटम खरीदना ही पड़ेगा.
सेकेंड, द शॉपकीपर कुड नॉट रिफ्यूज़, यानी दुकानदार मना नहीं कर सकता क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बन चुका होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट उसी समय बन जाता तो दुकानदार के पास यह अधिकार नहीं बचता कि वह किसी भी कारण से किसी कस्टमर को आइटम बेचने से मना कर सके। कोर्ट ने यह माना कि डिस्प्ले ऑफ गुड्स, चाहे वह शेल्फ पर हो या शॉप विंडो में, एक ऑफर नहीं बल्कि एक इन्विटेशन टू ऑफर है, जो कस्टमर को यह ऑफर करने के लिए आमंत्रित करता है कि वो आइटम को खरीद ले। जजमेंट। ट्रायल कोर्ट ने इस केस का फैसला बूट्स कैश केमिस्ट यानी डिफेंडेंट के हक में दिया और हाई कोर्ट ने भी सेम फैसला मेंटेन किया। हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई ऑनरेबल चीफ जस्टिस लॉर्ड गॉडार्ड ने की। कोर्ट ने बूट्स कैश केमिस्ट के पक्ष में फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि सेल्फ सर्विस शॉप में सामान डिस्प्ले करना इन्विटेशन टू ऑफर है। कस्टमर जब सामान को कैश डेस्क पर लाता है तो वह ऑफर टू बाय होगा। दुकानदार जब पेमेंट एक्सेप्ट करता है उसे एक्सेप्टेंस कहा जाएगा। और क्योंकि पूरी प्रक्रिया एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की सुपरविजन में हुई जिसने ये ऑफर एक्सेप्ट किया, इसलिए फार्मेसी एंड पॉइजन्स एक्ट 1933 का उल्लंघन यानी वायलेशन नहीं हुआ। इस प्रकार कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का फॉर्मेशन कैश डेस्क पर हुआ, ना कि शेल्फ से सामान उठाने पर। To conclude, we can say that this case established a very important principle in law in a retail setting, that is, displaying goods is not an offer but an invitation to offer. यानी सामान का डिस्प्ले करना एक ऑफ़र नहीं होता बल्कि एक इनविटेशन टू ऑफ़र होता है, और यह नियम आज भी पूरी दुनिया में लागू होता है। तो अगली बार आप किसी सेल्फ सर्विस स्टोर में शॉपिंग करने जाएं तो याद रखें कि आप जब तक कैश डेस्क पर पेमेंट नहीं करते तब तक आप लीगली बाउंड नहीं हैं। आप जब चाहें अपना मन बदल सकते हैं और आइटम को वापस शेल्फ पर रख सकते हैं। So that's it for today's video. I hope this video made law of contract little less scary and was fun for you. And please like, share and comment what all topics do you want me to cover next. And subscribe to my channel Illustrate Law for more such legal stories explained with illustrations like this. And see you in the next video.